मंचासीन परम आदरणीय पूर्व राज्यपाल चौधरी सतपाल जी, युवा जुझारू डायनेमो नेता लड़ने वाले धर्मेंद्र यादव जी, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय युवा, यहां भरतपुर की पहचान को आपको याद दिलाने वाले, जो उनके परिवार ने इस मिट्टी की सेवा की, आदरणीय सचिन पायलट जी, मंचासीन लोकदल के, कांग्रेस के, गठबंधन के सभी वरिष्ठ विधायकगण, पदाधिकारी, नेता, आज आप सब इतनी संख्या में आए। मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच आए, गोविंद डोटासरा जी भी उनके साथ आए और वो अपना संदेश आपको देकर इस क्षेत्र के लिए, विकास के लिए अपनी बात रखकर, क्योंकि दिल्ली में उनकी बैठक थी, उनको जाना था, वहां गए, लेकिन आप सब यहीं इंतजार करते रहे। मैं समझता हूं कि अब आज क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की, उनके जन्म के 120वां वर्ष हम मना रहे हैं, 120 साल बाद, उनके देहांत के 35 साल बाद भी इतनी संख्या में इस जज्बे के साथ आकर आपने ये साबित किया कि आज भी आपके दिल में जैसे धड़कन तेज है, वैसे ही चौधरी चरण सिंह की यादें हैं, जिनको आपने सजो कर रखा है। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि वो तारीखें होती हैं कि गर्व के साथ आप पीछे मुड़कर अपने इतिहास को देखें, समझे, पहचाने। यह आपकी ताकत थी, यह आपकी ताकत थी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद चौधरी चरण सिंह जी ने देश के राजनीति में अपना वर्चस्व बनाया और बड़े पदों को संभाला और बड़े क्रांतिकारी काम किए। ये सही बात है, आज भी ग्रामीण भारत के लिए जगती है कि मैं भी वो सारी संभावनाएं मेरे लिए भी उतनी ही जिंदा है, प्रबल है। आज भी जो चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था कि देश के खुशहाली का रास्ता देश के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, आज भी उस नारे की गूंज है। आज भी गली कूचे में दूर तक लोग इस बात को जानते हैं कि असल भारत जहां विराजमान है, भले ही आज भी वहां पिछड़ापन हो, गुर्बत हो, गरीबी हो, लाचारी हो, भले ही गरीब के साथ देश के सरकारी तंत्र की तरफ से बदतमीजियां हो, मनमानी हो, दुराचार हो, सब कुछ सहन करके भी बड़ा हिम्मत वाला है देश का गरीब किसान और मजदूर और उसका बच्चा, जो फिर खड़ा उठता है, फिर देश के लिए योगदान देने के लिए तत्पर रहता है। तो यह आपकी खूबी है, यह आपकी ताकत है। मैं इस ताकत के आगे नतमस्तक होता हूं और हम सबकी इच्छा है कि समाज की आपकी शक्ति आगे और बुलंद हो। सतपाल जी ने जो बताया, चौधरी साहब के जीवनी के बारे में वो बातें बताई, शायद बहुत लोग यहां नहीं जानते हो। आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे समय में जब हम अपने वेशभूषा पे क्या कपड़े पहन रहे हैं, इस पर इतना हम लोग ध्यान देते हैं। प्रधानमंत्री जी की शोलें आपने देखी होंगी, कपड़े देखे होंगे। मैं कोई तीखी टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह भी उनकी खूबी है, लेकिन जो उन्होंने बात बताई कि देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे जिनका कुर्ता फटा था, उनको कोई टोकता था कि आपका कुर्ता फटा, वो कहते थे नहीं, मेरी दादी जी को उसी कपड़े से उनके लिए बनियान बनाना है। इतनी सादगी, इतनी सरलता, इतनी ताकत आज ढूंढने को मिलती नहीं है। तो एक सच्चाई है, भले कड़वी लगे लोगों को, लेकिन आज भी चौधरी चरण सिंह जी की कमी भारतीय समाज महसूस करता है। आधुनिक भारत में नई समस्याओं के साथ, नई चुनौतियों के साथ जूझने के लिए
नए समस्याओं के साथ नए तरीके से जूझने के लिए आज भी हम चाहेंगे, ये देश की प्रबल इच्छा है कि किसी गांव के किसी गरीब के घर चौधरी चरण सिंह जैसा महान विचारक दोबारा पैदा हो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसा महान विचारक दोबारा पैदा हो, सरदार पटेल जैसा विराट व्यक्तित्व दोबारा विकसित हो पाए। ये हम सब की इच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूं, यहां मुख्यमंत्री पधारे और उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए बात रखी। बधाई देता हूं इस क्षेत्र के सभी सभी जनप्रतिनिधियों को जिनका इसमें योगदान रहा है। विश्वेंद्र जी हैं, हमारे पार्टी के विधायक, इसी क्षेत्र के मंत्री हैं। और ये बधाई की बात है कि मैं देखता हूं कि हर बजट में भरतपुर की अलग चर्चा होती है। भरतपुर ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है, बहुत लगाव और प्यार आपने मुझे भी दिया है, सचिन जी को दिया है, राजेश जी, आदरणीय राजेश जी पहला चुनाव इस क्षेत्र से लड़के गए, तो इसलिए हमारी जवाबदेही आपसे भी है और खुशी होती है देख करके भरतपुर का नाम, लोहागढ़ भरतपुर का नाम हर बजट में अलग से छापा जाता है। ये भी एक बात कहना चाहता हूं कि जो पहल राजस्थान सरकार ने ली है, हम मांग उत्तर प्रदेश में भी करते आए हैं और हम चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों में काम होना चाहिए। पहले तो देश में रेल का बजट अलग होता था, हम और आप जैसे लोग सदन में बैठ के चर्चा कर पाते थे। गांव में बैठा व्यक्ति जानता था कि मेरे जनपद में कौन सी नई ट्रेन, कौन सी नई सुविधा मिल सकती है, और आपका एक दबाव सरकारों पे बनता था। हमारी यही इच्छा है कि उसी तरह किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए भी अलग बजट होना चाहिए। और बेहद खुशी है कि राजस्थान में जो सरकार है उन्होंने पहल की है और कृषि बजट अलग से पेश किया, क्योंकि बहुत सी ऐसी योजना बनती हैं जो सरकारी जाल में फंसी रह जाती हैं। वो सरकारी जाल में, मकड़े जाल में फंसे रहती हैं, जमीन पे, धरातल पे उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। जब तक आम जनमानस की निगरानी नहीं होगी, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी कि क्या योजना आपके लाभ के लिए बन रही है, आपके हितों के लिए बन रही है, तब तक उन योजनाओं में जो व्यापक भ्रष्टाचार है हम उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। 24 साहब के संबंध में मैं आपको एक और बात बताऊंगा, गौर करना नौजवानों, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी ने जब 15 अगस्त को भाषण दिया था लाल किले से, आजकल तो बहुत बड़े बड़े शो होते हैं, पूरी ताकत झोंकी जाती है सभाओं में, लेकिन उस भाषण को भी आप देखिएगा। आज ऐसी सरकार केंद्र में है जो लाख गलतियां कर दे लेकिन एक भी मानने को तैयार नहीं है। आज हमने देखा जब नोटबंदी हुई किसी से पूछा नहीं, अब अग्निवीर योजना लाए हैं, जितने नौजवानों की फौज है, एक नौजवान की इच्छा नहीं है इस योजना के लिए। और हम लोग जो मंच पे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, मैं ये भी वादा कर दूं, आप हमें ताकत दोगे तो 2024 में कागज के टुकड़े की तरह इस योजना को फाड़ देंगे। 4 साल की नौकरी नहीं होती। ये देश का नौजवान जो वर्दी की तरफ देखता है ताक लगाकर, जो वर्दी पहनना चाहता है, वर्दी पहनकर देश के लिए खून कुर्बान करना चाहता है, तैयार है, उसकी भावना को ठेस हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं वापस उस विषय पे आता हूं कि जो चौधरी चरण सिंह जी ने भाषण दिया, आप सुनिएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे लाल किले से पे बोलते हुए बात स्वीकारी कि देश की बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। उन्होंने देश की बेरोजगारी पे अपनी चिंता जाहिर की और ये बात स्वीकारी कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने देश की असल जो समस्याएं थी, जो वास्तव समाज की स्थिति थी, उस पे अपने विचार रखे, लाल किले से स्वीकारा कि देश की सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ये देश के आदिवासी लोग, ये देश के दलित लोग, ये देश के वो किसान जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पे खेती करते हैं, ये देश के बेरोजगार लोग। आज आपको कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा
जो इतने बड़े पद पे बैठ के ये कहेगा कि हमें बहुत कुछ करना है। आज देश के प्रधानमंत्री वो हैं जो कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। आज ऐसे लोग हैं विराजमान जो कहते हैं कि अब तो अमृतकाल आएगा, 25 साल और इंतजार करो, 25 साल और मत पूछो हमसे कोई सवाल, मत मांगो स्मार्ट सिटी कहां बनी, मत पूछो कि किसान की आय दुगनी हुई। 2022 खत्म होने को है। 2022 की बात करी थी ना कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी। यहां किसान है, किसान के बालक हैं, किसान के घरों से आए हुए हैं। एक भी किसान हाथ खड़ा करके बता दे किसी की आय दुगनी हो। और ताज्जुब है कि सरकार ने आंकड़े प्रकाशित करने बंद कर दिए। आखिरी रिपोर्ट 2019 की निकाली गई है, उसके बाद सर्वेक्षण करना बंद कर दिया कि कितना कर्जा है किसान पर, कितनी आय है, कितनी जमीन बच रही है। अब केंद्र सरकार वो डेटा इकट्ठा ही नहीं करती। और 2019 की बात मैं आपको बता दूं, तुलना 2013 और 2019 में कर दूं। 2013 में औसतन अगर 45,000 रुपए का कर्जा प्रत्येक किसान परिवार पे था तो बढ़ के 74,000 रुपए का कर्जा हर एक किसान परिवार पे हो चुका है। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। कर्जे का भार है, किसान की लागत बढ़ रही है, खेती महंगी हो रही है, जमीन आप बढ़ा नहीं सकते हो, सरकारी भर्तियां समय पे होती नहीं, केंद्र में आप देखें तो कोई भर्ती नहीं निकल रही। ये सारी समस्याएं हैं। मैं एक मांग रखना चाहता हूं, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं, जब पवित्र दिन होते हैं, जब त्योहार होते हैं, और आज चौधरी साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो हम लोग संकल्प भी लें। मैं 3 बात करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से संकल्प हैं, और मैं जानता हूं कि मंचा सिंह जितने लोग हैं और आप लोग उसमें शामिल होंगे। पहले मैंने कर्जे की बात कही। आपको मालूम है पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए बड़े लोगों के माफ हुए हैं। 10 लाख करोड़। कितने बड़े बड़े पूंजीपति आपको मिलते हैं जो विदेश चले गए, भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए, भाग गए पैसा लेके। कितना आसान है, सरकारी बैंक से पैसा लो, दिखा दो कि उद्योग में लगाया, खाते से पैसा निकालो, बता दो प्रोजेक्ट फेल हो गया और दिवालिया घोषित कर दो। जब वो दिवालिया घोषित कर देता है तो उससे कोई वसूली नहीं हो पाती। किसानों के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है। और मेरा पहला संकल्प होगा कि किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और सभी राज्यों में हम कोशिश करें कि कोई बोर्ड या आयोग का गठन हो जो निरंतर देखे। अगर इस देश में 100 करोड़ लोन लेने वाले बड़े पूंजीपति का लोन माफ हो सकता है, तो 5,000 रुपए अगर किसान नहीं चुका पा रहा, गरीब नहीं चुका पा रहा, उसका लोन भी विधिवत तौर पे माफ होना चाहिए। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी, सचिन जी जो नौजवान हैं, वो नौजवान की उम्मीद समझ सकते हैं, नौजवान की भाषा समझ सकते हैं, नौजवान के सपनों को जानते हैं। आज देश में नौजवानों को और खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में यह बताया जाता है तुम्हें वोट देना है। हर एक नौजवान को बताया जाता है कि तुम्हारी वोट बनी कि नहीं बनी, वोट जरूर देना। जब ऐसी सभा होती है तो कार्यकर्ताओं को कहा जाता है भाई दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, लोगों को लाओ, प्रचार में जुट जाओ। लेकिन जब चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मौके नहीं मिलते। खुशी हुई देखकर निर्मल जयपुर से चल के एक नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान आपके बीच आए। और ये मेरा दूसरा संकल्प है, संसद के इस सत्र में जो अभी चालू है, मैंने निजी विधेयक पेश किया। मेरी मांग है, सुन लीजिए, अगर देश में 21 साल में नौजवान प्रधान बन सकता है, पार्षद बन सकता है, सरकारी अधिकारी बन सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है, वोट कर सकता है, बड़े फैसले ले सकता है समाज के लिए, तो उसे विधानसभा में, विधान पालिकाओं में और देश की संसद में भी जाने का अधिकार मिलना चाहिए। आप सहमत हो? जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्ष की, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी के ओर से भी समर्थन इस विषय को प्राप्त हुआ था। और हम उम्मीद करते हैं कि सदन में जब भी मसौदा तैयार होगा, आगे बढ़ेगा, तो विपक्ष की पार्टियां,
क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं नौजवानों का सबसे बड़ा नेता हूं देश में, उन पे हम लोग दबाव बनाएंगे ताकि केंद्र सरकार भी इस नीति को आगे बढ़ाए। तीसरा संकल्प जो मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी बात है, वो बराबरी। जब से देश में संविधान लागू हो गया और आपकी एक एक वोट बंद गई, तो हम बराबर होने चाहिए। लेकिन आज की भी दुविधा आप देखिए कि गरीब की मां की कोख में पल रहा बच्चा और एक बड़े शहर में दूसरी परिस्थितियों में बच्चा, दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते। अभी भी वो बराबर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर नहीं है। ये देश में आरक्षण व्यवस्था है, लेकिन निजीकरण के दौर में ये सब जो जान चुके हैं कि सरकारी क्षेत्र में उतनी नौकरी, उतना रोजगार नहीं मिलने वाला, लेकिन निजी क्षेत्र में सारी व्यवस्थाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाता। आपने कभी जांच की है कि देश में जितने बड़े उद्योग हैं, जो अपर मैनेजमेंट है, जो ऊपरी तौर पे जिनके हाथ में बागडोर है, जो बड़े फैसले कंपनियों में लेते हैं, वहां कितनी महिलाएं हैं? नहीं है। कितने गांव के बच्चे हैं? नहीं है। कितने अनुसूचित जात और जनजात के बच्चे हैं? कितने पिछड़ों के बच्चे हैं? कितने किसानों के बच्चे हैं? और आप पाएंगे कि बहुत कम नौजवानों को नौकरी मिल पाती है। ये गांव के बच्चे निकलते हैं, अगर ड्राइवर बनना हो तो ड्राइवर बन जाओगे, गार्ड बनना हो तो गार्ड बन जाओगे। और अग्निवीरों के लिए भी यही भाजपा के लोग कह रहे थे कि चिंता मत करो, 4 साल बाद सिक्योरिटी गार्ड की तुम्हें हम वर्दी पहना देंगे। क्या ऐसी नौकरी तुम्हें पसंद है? नौकरी में कोई खराबी नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होते हैं। हम श्रमिक का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन आपके अंदर जो विशेषताएं हैं, जो मेहनत करने की क्षमता है, उसे पूरी संभावनाओं का सागर आपके सामने खुला होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि गांव के बच्चे यहीं तक पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा तीसरा संकल्प है, और उसके लिए मैं कोशिश करूंगा, मसौदा तैयार करूंगा आप सबके विचार विमर्श और सहयोग से, कि देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का गठन होना चाहिए, सामाजिक बराबरी का आयोग का गठन होना चाहिए, जो देखे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भी गांव देहात के बच्चों को मिलें। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। हाल में जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन लिया है, ईडब्ल्यूएस कोटा के संदर्भ में जो डिसीजन लिया है, अब 50% का कोई कोटा पे कोई कैप नहीं रह गया। विभिन्न राज्यों में 50% से भी ज्यादा कोटा मिल रहा था। हमने राजस्थान में भी देखा था, गुर्जर समाज के ओर से एक बड़ा आंदोलन यहां चलाया गया था, उसका समर्थन भी बहुत लोगों ने किया। लेकिन वही बताया गया कि 50% कोटा का कैप है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय के हाल के डिसीजन के बाद दोबारा सामाजिक न्याय के झंडे को लेकर गांव के पगडंडी तक हमें यह नारा लेके जाना है, क्योंकि हमारी वोट बराबर है, समाज में भी बराबरी हमें मिलनी चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और एक एक नागरिक का अधिकार बनता है। मैं अपनी ये बात कहकर, मेरी मंशा कोई लंबी चौड़े भाषण देने की नहीं थी, मुझे सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मैं मानता हूं कि जो भी नेतागण आज आए हैं वो मुझसे लगाव मानते हैं इसलिए नहीं आए, वो आपसे लगाव मानते हैं, और वो चौधरी चरण सिंह जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव है, इसलिए वो खींचे चले आए हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। और लोकदल के जो हमारे वरिष्ठ, हमारे जिले के 22 साल से अध्यक्ष रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कितने कमजोर क्यों ना हो, और हमारे कांग्रेस पार्टी जो राज्य सरकार चला रही है, उनके भी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत करके इस मंच को सजाया है, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ये भी आपको सूचित करना चाहता हूं कि हम किसान घाट से सुबह चल के आ रहे हैं, वहां चंद्रशेखर आजाद जी भी आए थे, मौजूद थे, और उन्होंने किसी कारणवश यहां नहीं आ पाए। उन्होंने आपको मैसेज संदेश दिया कि उनकी कमी आप महसूस मत कीजिएगा। हमारे सामाजिक न्याय और किसान गरीब की लड़ाई में वो कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देंगे, ये उनकी बात मैं आपके बीच रखना चाहता था। और ये मैं बैठा था, मैं सुन रहा था, गिरिराज महाराज की जय बोला गया। हम तो लोक देवताओं को ज्यादा मानते हैं, लेकिन अब लोग बुरा मान जाएंगे कि दाऊ जी महाराज की जय ना बोलूं तो, या राजा रानी की जय ना बोलूं तो ब्रज के कण कण की जय, ब्रज की जनता की जय, देश के किसान मजदूर की जय, हमारे भाईचारे की जय। धन्यवाद। धन्यवाद जैन जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं